बसपा के ब्राह्मण प्रत्याशी बिगाड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का खेल। किन सीटों पर फंसा पेंच, जाने 2007 में मायावती ने कैसे हासिल की थी सत्ता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको बता दें, मायावती ने उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा है जिसमें बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ रहे हैं बसपा के प्रत्याशी। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने जीत की संभावना को देखते हुए लोकसभा चुनाव में कई उच्च जाति और मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बसपा प्रमुख मायावती की रणनीति उनके 2007 के सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले की याद दिलाता है। यह वह फार्मूला था जबकि इसी के बल पर मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि यह 2024 का लोकसभा चुनाव है, लेकिन फिर भी बसपा की रणनीति और उसके ब्राह्मण उम्मीदवार कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ सीटों पर क्या स्थिति है जहां पर बसपा ने अपने ब्राह्मण उम्मीदवार उतार कर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आपको बता दें, ऐसे में हम बात उन प्रमुख लोकसभा सीटों की करते हैं जहां पर बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशियों को उतारा है। वे सीटें हैं फर्रुखाबाद, बांदा, धौरहरा, अयोध्या, बस्ती, अलीगढ़, उन्नाव, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर सीकरी और अकबरपुर इसमें शामिल है। आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से बसपा ने सच्चिदानंद पांडे को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी और बीजेपी ने एक बार फिर लल्लू सिंह पर दांव खेला है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे थे। वहीं आपको बता दें, और इसी साल मार्च में बहुजन समाज पार्टी में ये कहते हुए शामिल हुए कि भाजपा में उनको घुटन महसूस हो रही थी। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह का खेल बिगाड़ सकते हैं, जिससे उन्हें पराजय का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि लल्लू सिंह ने जहां 2014 में 2,82,775 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार से उनकी जीत का अंतर महज 65,000 रह गया था। यानी कि भाजपा के 5 लाख से ज़्यादा वोट की तुलना में समाजवादी पार्टी को 4,63,544 वोट मिले थे, तो वहीं जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट के महत्व को भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरजीह दे रहा है, क्योंकि फैजाबाद की प्रतिष्ठित सीट हार जाने से पार्टी के मनोबल को बड़ा झटका लग सकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले वहां पर राम मंदिर के दर्शन के बाद भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक खुली जीत में रोड शो किया था। इस बारे में लल्लू सिंह ने कहा था कि 500 वर्षों से राम मंदिर बनवाने की जो लड़ाई थी वह प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में पूरी हुई है। वहीं आपको बता दें, अयोध्या के सभी मतदाता देख रहे हैं कि सीएम योगी जी ने यहाँ इतना विकास किया है, और ना ही सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में भाजपा की अपनी अयोध्या सीट से इस बार अखिलेश यादव ने नया प्रयोग किया है और सामान्य सीट होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने दलित उम्मीदवार दिया है। अयोध्या की सबसे अधिक आबादी वाली पासी बिरादरी से उम्मीदवार दिया, जो दलित वर्ग में आती है। सपा ने 6 बार के विधायक, मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे अपने सबसे मजबूत पासी चेहरे अवधेश पासी को चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि लल्लू सिंह के संविधान को लेकर एक बयान पर हंगामा भी खड़ा हो गया था और पूरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा मिल गया था। लल्लू ने कहा था कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि मोदी सरकार को संविधान बदलना है। सपा के दलित उम्मीदवार उतारने से एक नारा चल पड़ा, अयोध्या में मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। लल्लू के बयान से अखिलेश के दलितों से रामनगरी अयोध्या में फाइट टाइट हो गई है। वहीं आपको बता दें कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा ने यहां से एक बार फिर से मुकेश राजपूत को मैदान में उतारा है। मुकेश राजपूत अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। वहीं सपा ने डॉक्टर नवल किशोर साक्य को उतारा है, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस बार चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर पैदा कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने यहाँ से क्रांति पांडे को टिकट देकर मुकेश राजपूत की राह में एक रोड़ा खड़ा कर दिया है,
जिसकी वजह से सदर का ब्राह्मण वोट क्रांति पांडे के पक्ष में और कुछ नवल किशोर साक के साथ हो गया था, जो सपा को फायदा पहुंचाएगा। ऐसे में दूसरी वजह यह भी है कि फर्रुखाबाद सदर का ब्राह्मण मतदाता बसपा नेता अनुपम दुबे पर की गई कार्रवाई से नाखुश है। उसका शुरू से कहना है कि वह मुकेश राजपूत के समर्थन में वोट नहीं करेगा। ऐसे में आपको बता दें, अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी प्रत्याशी के लिए एक चिंता का विषय होगा, जो सपा प्रत्याशी को यानी डॉक्टर नवल किशोर साक को बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत को 5,69,880 वोट मिले थे, जबकि सपा प्रत्याशी मनोज अग्रवाल को 3,48,178 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को मात्र 55,258 वोट मिले थे। फर्रुखाबाद लोकसभा 2014 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां से मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की थी, उनको 4,06,195 वोट, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर यादव को 2,55,693 वोट और बसपा प्रत्याशी जयवीर सिंह को 1,14,521 मत प्राप्त हुए थे। यहाँ से करीब 40 साल बाद बस पहला ऐसा मौका है जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार मैदान से बाहर है। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। इस बार 8 बार कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है इस सीट पर। वहीं आपको बता दें कि बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर भाजपा ने एक बार फिर से सांसद आर.के. सिंह पटेल पर दांव खेला है। आर.के. सिंह पटेल का टिकट फाइनल होने के बाद ब्राह्मण नेताओं में काफ़ी नाराजगी देखी गई थी, जो अंतिम समय यानी वोटिंग से वक्त तक जारी रही। हालांकि ब्राह्मणों की नाराजगी को खत्म करने के लिए ब्रजेश पाठक ने बांदा चित्रकूट में कई दिनों तक डेरा डाला था। नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी हाईकमान ने मौजूदा कन्नौज सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक और कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी को भेजा था, जो लगातार बांदा चित्रकूट में ब्राह्मणों को बीजेपी के पक्ष में साधने की कोशिश करते हुए देखे गए थे। हालांकि ये कितना कारगर साबित होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ से बसपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलकर बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। बसपा ने बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से मयंक द्विवेदी को मैदान में उतारा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मतदाता मयंक द्विवेदी के साथ गया है, जो भाजपा प्रत्याशी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। वहीं सपा ने यहां से कृष्णा पटेल को मैदान में उतारा है। इस लिहाज से यहां मामला त्रिकोणीय हो रहा है, लेकिन बसपा की तरफ से ब्राह्मण प्रत्याशी मयंक द्विवेदी के आने से भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। मयंक द्विवेदी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मयंक के पिता नरेश द्विवेदी नरेनी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। वो मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। उनको बसपा वोटों के अलावा जाति वोटों के मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के इस रणनीति से भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में वहीं आर.के. सिंह पटेल चित्रकूट के रहने वाले हैं। वो दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वह 2009 में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर सांसद बने थे। इसके बाद उन्होंने पाला बदला और बसपा का दामन थाम लिया। इसके बाद मोदी लहर में 2014 में वह भाजपा में शामिल हो गए। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बवेरू, नरेनी, बांदा, चित्रकूट और मानिकपुर शामिल हैं। इनमें से 2 सपा के पास हैं और 2 बीजेपी के खाते में, जबकि एक सीट मानिकपुर पर अपना दल का कब्जा है। बवेरू से विशंबर सिंह यादव, चित्रकूट से अनिल प्रधान पटेल सपा के विधायक हैं, जबकि नरेनी से ओम मणि वर्मा, बांदा से प्रकाश द्विवेदी। अगर हम यूपी के 2007 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी के 2007 के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले 9 अक्टूबर 2006 को बसपा के संस्थापक और मायावती के राजनीतिक गुरु कांशीराम की मृत्यु हो गई थी। कांशीराम के घर वालों ने उनकी मौत के लिए मायावती को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने मायावती पर कांशीराम से नहीं मिलने देने का आरोप भी लगाया था। कांशीराम की मौत के बाद मायावती पूरी तरह बसपा की सर्वा हो चुकी थी। 3 बार थोड़े समय तक मुख्यमंत्री रह चुकी। मायावती भी शायद अब तक प्रदेश के जीत के गणित को काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। उन्होंने कांशीराम के दलित और अल्पसंख्यक से राजनीतिक ताकत हासिल करने के फार्मूले को बदलते हुए वहीं आपको बताते कि बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, सर्वजन समाज का नारा दिया था बहुजन समाज पार्टी ने। इसको लेकर के ब्राह्मण पर हमला करने वाली मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट दिए। मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग रंग लाई। मायावती ने कांशीराम का फार्मूला बदल दिया, लेकिन बसपा को अपने दम पर सत्ता में लाने का सपना तो पूरा कर दिया। लगभग 22 साल की उम्र पूरी कर रही बसपा ने 206 सीटें जीती। प्रदेश में 1991 के बाद यानी 16 वर्षों के बाद मायावती के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मायावती ने 2007 को प्रदेश के मुख्यमंत्री और
मुख्यमंत्री के तौर सत्ता हासिल की। इसके साथ ही राजनीतिक स्थिरता और जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का दौर खत्म हुआ। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इस चुनाव में प्रदेश को स्थिर सरकार दी थी,